हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डावर। देखिए, डावर जो है उसे मेहर भी कहा जाता है और ये आपके एलएलबी के एग्ज़ाम में या अगर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए जो टर्मोलॉजी यूज़ की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसमें बहुत कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डावर टॉपिक तो एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स तो देखिए प्रोवाइड किए ही जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेहर होता क्या है। देखिए, अगर हम एक टाइमलाइन बना के समझें और यहाँ पे कुरान रिवील हुई है, तो ये एरा जो है हमारा, ये प्री इस्लामिक एरा है और ये है हमारा पोस्ट इस्लामिक एरा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिस होता था कि जब एक पर्सन एक्स है और उसकी वाई के साथ शादी हो रही है, तो यहाँ वाई को वो सदका देता था, ये एक फॉर्म ऑफ गिफ्ट हो गया। और वाई के फादर को मेहर दिया जाता था और ये जो मेहर होती है एक तरीके से सेल प्राइस होती थी कि उन्होंने एक्स ने वाई से शादी की है, बट यहाँ पे वाई जो है सोल्ड की गई हैं। तो वाई के फादर को एक्स जो हैं वो एक अमाउंट देते थे जिसे मेहर कहा जाता था। बट कुरान रिवील होने के बाद इस पोजीशन को चेंज कर दिया गया और ये हुआ कि मेहर सिर्फ और सिर्फ वाइफ को दिया जाएगा और ये कोई सेल प्राइस नहीं होगा। ऑलराइट, ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होगा, या आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि एक पेमेंट हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा वाइफ को जब इनकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व होगी, ताकि वाइफ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट और सक्षम बना सके एक मैरिज से निकलने के बाद भी अपने सर्वाइवल के लिए। देखिए, जस्टिस महमूद ने यहाँ पे कहा है कि डावर जो होती है मुस्लिम लॉ के अंडर एक सम ऑफ मनी हो गया, या एक प्रॉपर्टी जो प्रॉमिस की है हस्बैंड ने कि वो अपनी वाइफ को देंगे एज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज। ठीक है, और ये जो मेहर होती है या तो इसे आप शादी के टाइम फिक्स कर दीजिए या आप शादी के बाद आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने मैरिज के टाइम डावर नहीं फिक्स किया है, मेहर नहीं फिक्स किया है, तो इससे भी वाइफ का जो राइट है डावर का वो रिलिंक्विश नहीं हो जाता है, वो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो तभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप बाद में भी वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये केस और जस्टिस का नाम अक्सर पूछा जाता है। और ये जो डेफिनेशन भी है मेहर की, ये भी ऑफन साइट की जाती है क्योंकि मतलब इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन माना जाता है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मेहर का पर्पस क्या है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक्स और वाई की शादी हुई, तो अगर वाई का कल को डाइवोर्स हो जाता है तो उनके पास एक सम होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ पे जो मेहर का अमाउंट है वो उनको एक सोर्स देगा जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकें, है ना। तो अगर आप इसको लिखें एक लाइन में तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डावर सर्व्स एज द पर्पस ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ द women इन द केस ऑफ डाइवोर्स, इट इज़ टू अपहोल्ड वाइफ्स डिग्निटी। राइट, अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट केस आता है वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मेहर जो होता है उसका मेरे लिए इतना पर्पस नहीं होता कि वो मैरिज में कंसिडरेशन का काम कर रहा है, बल्कि वो मैरिज को बाइंड करके रखता है। तो ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पर्पस बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपका एलएलबी का एग्ज़ाम है और अगर आपको अपना आंसर लिखना है तो आप इस केस को इंक्लूड कर सकते हैं। और आपने ये पहले ऊपर वाला अब्दुल कादिर वाला केस तो देखा ही, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। फिर इसमें ये आता है कि जो मेहर या डावर का अमाउंट होता है वो एक्सक्लूसिवली वाइफ के पास होता है, उनके पास जाता है। अब यहाँ पे कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर, चाहे वो उनके हस्बैंड हो या वाइफ के फादर हों, पिताजी हों या उनकी मदर हो, कोई भी उनको ये नहीं बताएगा कि उस अमाउंट को उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि जैसे चाहे वो उस अमाउंट को इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, अब इसमें आता है क्वेश्चन कि सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है डावर में, कि डावर में क्या-क्या माँगा जा सकता है। तो उसमें कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी माँगी जा सकती है, या एक्स से वाई कह सकती हैं कि मुझे कुरान के कुछ वर्सेस सिखा दीजिए, मुझे वो पढ़ा दीजिए, या फिर वो कह सकती हैं किसी भी तरीके की सर्विसेज़ माँग सकती हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि जो भी सर्विसेज़ वो माँग रही हैं वो परमिसिबल होनी चाहिए इस्लाम में। अगर वाइफ़ की कोई भी डिमांड है सर्विस की जो इस्लाम से बाहर जाती है, तो उस केस में वो मना हो जाएगी क्योंकि परमिसिबल नहीं है ना इस्लाम में। तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर होगा डावर का, वो इस्लाम के थ्रू अलाउ किया जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप किसी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम लॉ पूछा जा रहा है,
और उसमें आप अमाउंट ऑफ डावर या टाइप्स ऑफ डावर नहीं पढ़ करके जा रहे हैं तो आप पेपर देने मत जाना, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और आपको नहीं आएगा, और आप बस ये वीडियो देख करके या ये टॉपिक पढ़ करके उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते थे पर आपने नहीं किया। तो मैं ज़्यादा आपको गिल्ट ट्रिप नहीं दूंगी, बस आप इसे ध्यान से सुनना और कोशिश करिए तो इसे कहीं पर नोट कर लीजिए और अपनी दीवार में चिपका लीजिए ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुन्नी और शिया में कितना कितना अमाउंट है टावर का। तो एक मैक्सिमम और मिनिमम फिक्स है, तो शिया में मिनिमम कुछ भी नहीं है और मैक्सिमम सुन्नी में कुछ नहीं है। ऑलराइट, और अगर मिनिमम की बात करते हैं हनफी में तो वहाँ पे 10 दिरहम है, और अगर मलकी में कहें तो 3 दिरहम है, और शफई में तो नो मिनिमम। ऑलराइट, और यहाँ शिया में 500 दिरहम है। ऑलराइट, शिया में 500 दिरहम इसलिए है क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी की शादी हुई थी तो उन्होंने इतना ही अमाउंट दिया था, इसलिए शिया वाले इसे मैक्सिमम रखते हैं। और अगर आपके पास दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक दिरहम, DIHRAM, एक दिरहम कितना होता है, तो वो होता है 23.71। ये होती है एक दिरहम की वैल्यू इन रुपीज़। तो वैसे तो ये नहीं पूछते, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो होता है 23.71 रुपीज़। अब देखिए ये है हमारा स्टार टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब डावर जो होता है वो दो तरीके का होता है, और स्पेसिफाइड वाला भी दो तरीके का होता है, अनस्पेसिफाइड दो एक। अब जो डावर होता है उसमें जो स्पेसिफाइड है उसमें देखिए आप स्पेसिफाइड, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बता दिया है, तो जहाँ पे डावर हम फिक्स कर दे रहे हैं उसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड। और अनस्पेसिफाइड वो है जहाँ पे डावर फिक्स नहीं किया गया है। अब इसका जो दूसरा नाम होता है मेहर ए मिसल होता है, और इसका दूसरा नाम होता है मेहर ए मुसम्मा। राइट, अब जैसे फिक्स किया है या तो वो ओरली फिक्स किया होगा या रिटन में फिक्स किया होगा। अगर उसे रिटन में फिक्स किया जाता है तो उसे मेहर ए नामा में लिखा जाता है कि कितना डावर है, और इससे या तो कंप्लीटेंट पार्टी खुद या उसके गार्जियन के थ्रू हो सकता है। अब देखिए जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैरिज बताया था तब मैंने आपको बताया था शरीरी क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको शरीरी नहीं पता तो आप जाके पुराने लेक्चर्स में देख लीजिए शरीरी क्या होता है। अगर मैरिज गार्जियन के थ्रू हो रही है शरीरी में, तो उस केस में अगर सुन्नी स्कूल में गार्जियन ने पर्सनल लाइबिलिटी दी है तो उस केस में वो पे करेगा, वरना पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं गार्जियन। और शिया स्कूल में अगर माइनर के पास मीन्स नहीं है पे करने का तो उस केस में गार्जियन जो है वो पर्सनली लाइबल होंगे। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस लोग अक्सर नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाइड में मेहर मुसम्मा है, प्रॉम्प्ट में मुअज्जल है, डिफर्ड में मुआज्जल है, तो यहाँ पे जो ये नाम देख रहे हैं आप इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर इसको इससे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसे कहीं ड्रॉ करके कीवर्ड्स में लिख लीजिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग आंसर तो आप बना ही लेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए कीवर्ड्स है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इसे लिख सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जो प्रॉम्प्ट आवर होता है उसे हम लोग मुअज्जल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो वाइफ को ऑन डिमांड मिलता है। अगर वाइफ को इसका डावर नहीं मिलता है तो उस केस में कॉन्जुगल रिलेशनशिप को मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे जो वाइफ है वो कॉन्जुमेशन से पहले या बाद में दोनों टाइम वो डिमांड कर सकती है कि मुझे मेरा डावर चाहिए। ठीक है, फिर जो उसके बाद हमारा आता है वो है मुअज्जल। मुआज्जल ये है और इसमें मुअज्जल है, इसमें डब्लू का डिफरेंस है। देखिए मैंने ना डिफर्ड आवर को अपने टाइम पे ऐसे याद किया था कि इसे मुअज्जल कहते हैं क्योंकि मतलब VWXYZ है ना, UV। तो यहाँ पे V के बाद W आ रहा है और डाइवोर्स में आता है V। तो जो मुअज्जल होता है या डिफर्ड डावर जो होता है वो आता है हमें एक स्पेसिफाइड इवेंट के होने पे या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे, यानी जब डाइवोर्स हो रहा है तो उस केस में। देखिए जो आपके क्वेश्चन फ्रॉम फेम होते हैं वो यहीं से आते हैं कि मतलब पेबल ऑन डिमांड में कौन सा वाला डावर होता है, तो आपको मुअज्जल या मुअज्जल याद रखना पड़ेगा, और इन दोनों में डिफरेंस है वो है डब्लू का। अब जो हमारा दूसरा वाला है अनस्पेसिफाइड डावर, मेहर मिसल, तो इस केस में हम कस्टमरी देखते हैं कि मतलब जो इनकी फैमिली है, वाइफ की फैमिली है, वहाँ पे सबको किस तरीके से डावर मिल रहा है, उनका सोशल पोजीशन क्या है वाइफ का, उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है। अब देखिए जो ये ट्रेडिशन है डावर का ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है।
नो वन कैन डिनाई कि ब्यूटी, एज और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो होती है वो भी एक फैक्टर होता है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो इन इन ग्राउंड में जैसे सोशल पोजीशन होगा वाइफ का, या पर्सनल क्वालिफिकेशन है, एज, ब्यूटी, इन सब को देख करके, या इकोनॉमिक कंडीशन जो है हस्बैंड की, मान लीजिए वाइफ तो बहुत वेल्दी फैमिली से है लेकिन जो हस्बैंड है वो इतनी हेल्दी वेल्दी फैमिली से नहीं है, तो उस केस में हो सकता है वाइफ को कम डावर मिले। ठीक है, लेकिन अगर वाइफ वेल्दी फैमिली से नहीं है लेकिन हस्बैंड बहुत वेल्दी है, तो उस केस में वाइफ को हो सकता है ज़्यादा डावर मिल जाए। तो ये है कॉन्सेप्ट। आप इसको हो सके तो बार बार देखिए ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। और ये तो स्टार्ट टॉपिक है, आई कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ कि आपको इसे कितना ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। अब आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या हम डावर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हस्बैंड चाहे तो डावर को इंक्रीज़ कर सकता है बट वो डिक्रीज़ नहीं कर सकता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मानिए जब एक्स और वाई की शादी हो रही हो, तो एक्स को इन्फॉर्म किया हो कि वाई जो है वो इलिटरेट है, वो इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबल नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने इनका डावर मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ रखा हो। ठीक है, लेकिन इनके निकाह के बाद इन्हें समझ में आता है कि ऑल्दो वाई इलिटरेट हैं बट वो इंटेलेक्चुअली बहुत कैपेबल हैं। उनको घर गृहस्थी का सामान बहुत अच्छे से आता है और वो हिसाब भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं, बहुत प्रिटी भी हैं। तो यहाँ वो उनको देख कर के या उनके सारे एक्शन से बहुत हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है? बहुत खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपका जो डावर है उसको 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है? तो इस केस में ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ये के अलाउ है। दूसरा सिचुएशन ये लीजिए कि एक्स और वाई की शादी तो हो गई थी और बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि इन्होंने 10 लाख जो अमाउंट रखा है, बट वाई जो हैं वो बहुत अच्छी पर्सन नहीं है। वो हो सकता है इनके घर में बहुत कलेश वगैरह कर रही हैं, व्हाटएवर। तो वो ये अमाउंट 10 लाख से डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड चाहे तो वो डावर का अमाउंट इंक्रीज़ कर सकता है, पर वो कभी डिक्रीज़ नहीं कर सकता। कि वाइफ चाहे तो अपनी फ्री कंसेंट से रेमिट कर सकती हैं, यानी अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको 1 करोड़ डावर दूंगा, तो वाई अपनी कैपेबिलिटी से, मतलब अपने विलिंगनेस से, फ्री कंसेंट से इस 1 करोड़ के अमाउंट को लेने से मना कर सकती हैं। वाइफ ऐसे रिलिंक्विश करती है डावर को तो उसे कहते हैं हिबा ए मेहर। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है? तो इसे कहते हैं हिबा ए मेहर। वाइफ्स राइट टू रिटेंशन। ओके, वाइफ का राइट रिटेंशन पे। तो जो डावर है वो एक अनसिक्योर डेब्ट है, ठीक है, और एक एक्शनेबल क्लेम। अगर एक्स और वाई हैं और वाई का जो क्लेम है डावर का वो एक्स नहीं दे रहे हैं, तो वाई जा कर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक एक्शनेबल क्लेम है। और वाइफ जो है वो हस्बैंड के एस्टेट से, उनकी प्रॉपर्टी से भी अपना जो मतलब डेप्थ है उसको सेटल करवा सकती हैं। और मान लीजिए अगर किसी भी कारणवश वाइफ की डेथ जो है हस्बैंड से पहले हो जाती है, तो उस केस में जो वाइफ के हेयर्स हैं वो उनका डावर जो है उसे उसके लिए इंटाइटल्ड है। देखिए, मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद जो है वो वाइफ राइट टू रिटेंशन पे इम्पोर्टेंट केस है। और कोर्ट ने ये कहा है यहाँ पे कि राइट ऑफ मेहर जो है वो एक अनसिक्योर्ड डेट है, बट ये कोई टाइटल नहीं कन्फर कर रहा, बस एक पोजेसरी राइट दे रहा है। आइए अब कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें पता तो चले हमने कितना पढ़ा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम कुछ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको और एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, डावर बिलोंग टू। तो ये आपको पता है एब्सोल्युटली टू द वाइफ। अगर यहाँ पे प्री पूछा जाता तो हम बताते कि सदका जो है वो वाइफ को मिलता है, और जो मेहर था वो वहाँ पे मिलता था वाइफ के फादर को। ऑलराइट, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली टू वाइफ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस अंडर मुस्लिम लॉ ऑन विडोज राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी? तो ये हमने अभी ऊपर ही देखा था, मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। ऑलराइट, आगे चलते हैं। विडोज राइट टू रिटेंशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हर डावर इज हर। तो ये उसका पर्सनल राइट हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डावर डेप्थ इज। तो ये एक एक्शनेबल क्लेम है, मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि एक अनसिक्योर डेप्थ होता है और होता है ये एक एक्शनेबल क्लेम। अगर यहाँ पे असिक्योर्ड सिक्योर्ड की जगह अनसिक्योर्ड होता तो आपका ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, और फिर आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन होता बोथ 1 और 2, और हम लोग लगाते ये वाला ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग मुस्लिम विच स्कूल डज नॉट मेंशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर। देखिए, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था
अगर हमारा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सुन्नी में से कौन-सा नहीं अलाउ करता, तो उसमें हमारा आंसर मलिकी है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन होता शिया और सुन्नी में कौन-सा स्कूल अलाउ नहीं करता, तो उस केस में हमारा आंसर शिया होता, ठीक है? अब यहाँ पे हनफी का कितना है 10 दिरहम है और मलकी में कितना है 3 दिरहम है, शफ़ी में कितना है 0 कुछ मिनिमम नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे तो मैक्सिमम कुछ नहीं होता, है ना? और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो है 500 दिरहम, ठीक है? आगे चलते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ स्पेसिफाइड डावर कैन बी फिक्स, तो यहाँ पे बिफोर मैरिज भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज भी हो सकता है, या किसी भी टाइम पे, है ना? तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। आशा करती हूँ आपको सारे लेक्चर्स में सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।